हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। मित्रों, आज जो मेरी टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि जीनियस को, जी हाँ, जीनियस को, और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस चीज़ को आप देख लीजिए। और मैंने इसको यहाँ पर इसलिए लिखा है कि ताकि कम से कम समयों में आपको मैं समझा सकूं। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरी टॉपिक ये है कि जीनियस कौन। जी हाँ, वैसे मित्रों, जीनियस का कोई एक्चुअली मापदंड नहीं है। जीनियस की क्वालिटी आप ये कह सकते हैं कि परम शक्ति को प्राप्त कर लेना ही जीनियस कहलाएगा। बट ये है कि जीनियस बना कैसे जाता है या जीनियस कौन बनता है, आज उन सारी चीजों को हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मित्र, जीनियस को समझने के लिए आपको बुद्धि और विवेकशील ये दो शब्दों को समझना होगा। और जीनियस की जहां तक बात है तो जीनियस का मतलब मेरा एक भविष्यकर्ता से, जी हाँ, जीनियस का मतलब वह जो आने वाले भविष्य में चुनौतियों का एक विकल्प दे दे, उसे हम जीनियस कहेंगे। और अच्छा भविष्यकर्ता वह हो सकता है जो एक अच्छा दार्शनिक हो, और वह दार्शनिक बनने के लिए उसको मुख्य रूप से 3 विषयों का ज्ञान होना चाहिए। एक ऐतिहासिक, और एक खगोली, और दूसरा भूगोल का। आप ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि बाकी विषयों का महत्व नहीं। तो नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐतिहासिक के अंतर्गत उस सारे विषयों को हम ले लेंगे जिसको मदर ऑफ सब्जेक्ट ऑफ मदर कहा जाता है। सारे विषयों का जननी इतिहास को कहा जाता है। इतिहास के अंतर्गत हम राजनीति का भी अध्ययन करते हैं। इतिहास के अंतर्गत हम इकोनॉमी का भी अध्ययन कर सकते हैं। इतिहास के अंतर्गत हम मानव भूगोल, टेक्नोलॉजी, इन सब का कैसे कैसे धीरे धीरे विकास हुआ है, इन सारे विषयों को बारीकी तरीके से अध्ययन हम करेंगे। और वो अध्ययन करने का जो एक कॉन्सेप्ट होगा, एक तरीका होगा, एक जो रणनीति होगी, वो ये होगा कि पहले हम तथ्यों का संग्रह करें और उन तथ्यों के संग्रह को हम अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें, जिसका संबंध इसके अंतर्गत अन्य विषयों से होता है। खगोल का मतलब ये हुआ जो कि ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के खगोलीय पिंड हैं, और भूगोल का मतलब ये हुआ कि हमारी पृथ्वी। अब इस पृथ्वी पर ऐतिहासिक के अंतर्गत आने वाले वो सारे विषयों का संबंध है और खगोल का भी संबंध है। तो इस आधार पर जब हम इन सारे विषयों का अध्ययन कर लेते हैं तो वह व्यक्ति एक अच्छा दार्शनिक कहलाता है। ठीक है, तो मेरी बातें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि बुद्धि और विवेकशील का यहाँ पे क्या मतलब है। देखिए मित्र, सामान्यतः व्यक्ति की बुद्धि जो होती है वो तो जन्मजात से आती है, और इसमें डिपेंड करता है कि उसके माँ बाप की आनुवंशिकता का कितना ज्यादा प्रभाव है और उसके पुनर्जन्म का उस पर कितना असर पड़ता है। पुनर्जन्म पर हम विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि पुनर्जन्म एक अलग टॉपिक हो जाएगी। यानी कि बुद्धि के विकास में पुनर्जन्म का कितना बड़ा रोल है, यानी कि नियति का कितना बड़ा रोल है, और यह नियति के टॉपिक को हम एक अलग टॉपिक के रूप में अध्ययन करेंगे। और उस टॉपिक का मेरा नाम होगा, उस टॉपिक का जो नाम होगा, उस टॉपिक का नाम होगा कि सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन। तो उस चीज को हम वहां पे समझेंगे। हाँ, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि एक बच्चे की बुद्धि में नियति का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, और आनुवंशिकता के रूप में उसके माता पिता का जो जेनेटिक असर है वो भी योगदान होता है। जिस माता पिता का जेनेटिक अच्छा होगा, समानता मानते हो, उस बच्चे की बुद्धि थोड़ी सी तेज होगी, जिसकी खराब होगी उसकी बुद्धि थोड़ी सी कमजोर होगी। अब सवाल यह है कि बुद्धि अच्छी होने या खराब होने पर क्या व्यक्ति जीनियस हो जाता है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो विवेकशीलता है वो विवेकशीलता बुद्धि के साथ साथ समाज यानी कि सामाजिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। लेकिन बेसिक रूप से हम यहाँ पर प्राकृतिक सामाजिक पर्यावरण पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। तो जिस
बच्चे का सामाजिक वातावरण अच्छा होता है, यानी कि उसका परिवार, उसका समाज जिसका अच्छा होता है, जहाँ पर पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो उस बच्चे की बुद्धि वो ज्यादा सीखने का प्रयास करती है और वह बुद्धि एक विवेकशील के रूप में आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार का बच्चा जो होता है वो जीनियस कहलाता है। लेकिन अब एक सवाल ये उठता है कि जो अनपढ़ के बच्चे होते हैं या जो अनपढ़ समाज होता है, क्या वो जीनियस नहीं होते हैं? नहीं, वो भी जीनियस होते हैं, बट वो भी हो सकते हैं। बट ये हो सकता है कि उनके सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा होती हैं, वो स्वयं अनुभवों के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। अगर वो चुनौतियों का समाधान सहते हुए आगे बढ़ते जाए तो वो भी जीनियस बन सकते हैं। लेकिन कंपैरिजन कि जिनका समाज अच्छा है उनकी अपेक्षा कम, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जीनियस के लिए संस्कार जो दिया जाता है वो अपने आप में पूर्ण संस्कार नहीं होता है। चाहे जितना भी बड़ा सभ्य समाज क्यों न हो, लेकिन जो वहां के संस्कार दिए जाते हैं वो पूर्ण संस्कार नहीं होते। क्यों? क्योंकि संस्कार में केवल आदर्श की चीजें बताई जाती हैं और वो बच्चा केवल आदर्श की चीजों को ग्रहण करता है, बुराइयों वाली चीजों को छोड़ दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह अनपढ़ समाज में ज्यादातर प्राथमिकता के रूप में रहते हैं। तो इसलिए पूर्ण संस्कार तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम अच्छाई और बुराई दोनों को एक साथ लेकर और एनालिसिस करके अंतिम तक निष्कर्ष तक न पहुंचेंगे, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूर्ण संस्कार की प्राप्ति हुई। और तब तक हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि कोई इंसान परफेक्ट रूप से जीनियस बन जाएगा। क्लियर? अब यही तो यहाँ पर एक चीज और समझना होगा आपको, और वो चीजें ये समझना होगा आपको कि जिनका समाज पिछड़ा हुआ रहता है उनको जीनियस, यानी कि वो जीनियस नहीं बन पाते हैं, तो इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाता है ताकि ये आरक्षण के माध्यम से उस अवसर को प्राप्त कर सके और वो जीनियस की स्थिति को प्राप्त कर सके और नौकरी को प्राप्त कर सके। क्या नौकरी मिल जाना ही जीनियस होता है? क्या नौकरी की कैटेगरी व्यक्ति को जीनियस निर्धारित करती है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये तो डिपेंड है ना सोसाइटी पर। तो जीनियस का मतलब कि एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो भविष्य के रूप में निर्माता हो, जो भविष्य का निर्माता हो या जो भविष्य का वक्ता हो, उसके अंदर अगर एनालिसिस करने की वो क्षमता आ गई तब हम ये कहेंगे कि वो एक जीनियस के रूप में है। लेकिन अब भविष्य का निर्माता, आप सोच रहे होंगे कि भविष्य का निर्माता तो ईश्वर होता है। हाँ, ईश्वर होता है। तो ईश्वर अगर एक विकल्प का चयन कर दिया तो वो विकल्प अंतिम रूप से सत्य होगा। लेकिन क्या मनुष्य भी ईश्वर हो सकता है? तो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। हाँ, लेकिन एक ईश्वर के करीब तक वो पहुंच सकता है, क्योंकि अगर वह इन सारे दृष्टिकोण को अपनाएगा तो वह भविष्य के लिए 4 विकल्प तो जरूर तैयार कर देगा। और जब भविष्य के लिए 4 विकल्प तैयार कर देगा तो उसकी समस्या का समाधान भी वो व्यक्ति बता देगा। तो ऐसे व्यक्ति क्या जो बहुत उच्च लेवल पर नौकरी पाते हैं, क्या वही हो सकते हैं? नहीं। मेरा मानना यह है कि जो व्यक्ति आजीवन ईमानदारी से अपने बुद्धि को पूरा उपयोग, अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग सीखने में लगा दे, जी हाँ, पूरे बुद्धि का उपयोग वो पूरा सीखने में लगा दे, तो हम ये कह सकते हैं कि वो हद तक जीनियस के करीब पहुंच सकता है। जी हाँ, वो एक जीनियस के करीब तक पहुंच सकता है। अब जब ये जीनियस के करीब पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि इसके आनुवंशिकता का गुण उसके बच्चे में जरूर रहेगा और वह एक बुद्धि के रूप में आएगा। तो ऐसे लेवल पे जो बच्चा होगा वो ज्यादा जीनियस होता है कंपैरिजन में अलग व्यक्ति के बच्चे से। जो व्यक्ति अपने बुद्धि का उपयोग सीखने पर न लगाकर एक निर्जीव के रूप में, अस्थायी रूप में बनाया हुआ रहता है, यानी जड़ता की स्थिति में सिर्फ खाना पीना नहाना धोना और उसकी पूरी दिनचर्या एक सामान्य प्राणी की तरह रहती है। लेकिन वो व्यक्ति जो हमेशा कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके जो गुण होंगे, जो उसकी बौद्धिकता का लेवल होगा वो काफी ज्यादा हाई होगा। अगर ऐसा व्यक्ति अनपढ़ भी रहा हो और वो इतने सीखते सीखते इतने लेवल पे पहुंच चुका हो
ये भले से इसकी बुद्धि जीनियस के रूप में नहीं होगी, लेकिन इसके लड़के की जो बुद्धि होगी वो जीनियस के रूप में होगी। तो आप कहेंगे सर ये पुनर्जन्म और नियति की वाली बात, तो मैंने कहा इसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे और उस वीडियो का नाम होगा सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन। तो एक बार आप मेरी बातों को संक्षेप में सुन लीजिए। जीनियस बनने में बुद्धि और विवेक दोनों का योगदान होता है। बुद्धि के योगदान में नियति व उसके माता पिता के आनुवंशिक गुण का योगदान होता है, और विवेक बनाने में योगदान उसके समाज का होता है, और साथ ही साथ उस व्यक्ति का कर्तव्य। जी हाँ, कर्तव्य का मतलब ये कि वह जो निर्णय अपने अंतर आत्मा से ले वो भी काफी ज्यादा निर्भर करता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जीनियस कौन ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है मित्रों, तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। जय भारत।